Spectral viewers and dear learners, Assalamu alaikum. Today I am again here with my new lecture about future indefinite tense. It is overall my fourth lecture about tenses, and today we will discuss our fourth tense, that is future indefinite tense. आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है क्या? इंडेफिनिट को कह सकते हैं लिमिटलेस, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, वो चीज़ जो लिमिटलेस हो, जिसको हम गिन नहीं सकते। मतलब वो काम इसमें हम डिस्कस करते हैं जो हम इतनी बार करते हैं जो उसको हम गिन नहीं सकते। हम बार बार वो अपनी ज़िंदगी में वो काम करते रहते हैं, तो वो उसको हम गिन नहीं सकते और ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे काम कौन से होते हैं जो हम इतनी बार करते हैं, जो हम गिन नहीं सकते? तो यकीनन वो हमारे काम जो होते हैं वो हमारी रूटीन होती है। हमारी डेली रूटीन जो होती है उसको हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी डिस्कस करते हैं, वो फ़िक्रें, वो बातें जो आलमगीर सच्चाई के तौर पर जानी जाती हैं। दुनिया के हर कोने में हर इंसान उन चीज़ों को, उन बातों को मानता है, करता है, सुनता है, समझता है। तो इसके अंदर हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो लिमिटलेस हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब हमारी रूटीन वर्क हो और यूनिवर्सल ट्रुथ हो। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट तो हमारी रूटीन होती है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यकीनन हमारी पास्ट की गुजरी हुई हमारी रूटीन होगी और गुजरे हुए हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में डिस्कशन हो रही होगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको डिस्कस करें, इसका मतलब होगा कि हमारी मौजूदा आजकल जो हमारी रूटीन है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जो आज का मेरी रूटीन चल रही है, आजकल आप तमाम लर्नर्स घर पे हैं, आप स्कूल्स नहीं जा रहे, आप कॉलेजेस नहीं जा रहे, आप अकेडमीज नहीं जा रहे, घर में आपका एकेडमिक वर्क रुका हुआ है, आप घर में काम कर रहे हैं, तो आपकी रूटीन टोटल चेंज है। इस तरह हम टीचर्स की भी टोटल रूटीन चेंज है। तो आजकल की जो रूटीन जिसे हम फेस कर रहे हैं, जिसमें हम ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे फिर 13 मार्च से पहले जब जो हमारे हालात थे, जब स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हमारे नॉर्मल रूटीन के वर्किंग पे थे, तो उन दिनों में जो हमारी रूटीन थी वो हम कह सकते हैं आजकल के मुताबिक वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। क्योंकि वो आज से 5 माह पहले जिस तरीके से हम सुबह एक टाइम ख़ास वक्त पर उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, फिर वहाँ पर एक ख़ास एहतमाम के साथ हमने 7-8 लेक्चर्स अटेंड करना, उसके बाद फिर वापस आना, घर आके होमवर्क करना, या फिर एकेडमी में ज्वाइन करना, या फिर ट्यूटर घर में आके अगर पढ़ाता था, तो एक ख़ास रूटीन थी आपकी, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आप एज ए स्टूडेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और इस तरह आज का जो रूटीन है वो डिफरेंट है। आज का जो रूटीन हमारी घर में बैठे हुए हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। आप घर में आपकी उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की, पढ़ने की तमाम रूटीन आपकी चेंज है। तो ये पिछले 4 माह से चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और एक्सपेक्टेड है, आने वाले वक्त में एक रूटीन है जो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी ये रूटीन होगी। जैसे हम होपफुली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 सितंबर से स्कूल रीओपन हो जाएंगे। जब रीओपन होंगे तो फिर हम वैसे ही जैसे मार्च से पहले की जो कंडीशंस थी उसी के मुताबिक हम फिर तैयार होंगे, स्कूल के लिए जाएंगे, नाश्ता करेंगे, स्कूल में इसी तरीके से हम 7 लेक्चर्स अटेंड करेंगे। हमारा रूटीन, ज़िंदगी की बहारें दोबारा से उसी तरीके से शुरू होंगी जिससे पहले चल रही थी। इसको मतलब प्लानिंग्स में है, फ्यूचर में है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि आपने इन फ्यूचर 9th और 10th के बाद आपने फर्स्ट ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर में जाना है, आपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होना है, आपने जॉब्स करनी है। तो ये आपके सारे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। तो फ्यूचर हम आज डिस्कस कर रहे हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसा रूटीन, ऐसी हमारी रोज़मर्रा की आदत, ऐसे हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसे हमारे ज़िंदगी के काम काज जो हम बार बार करें, लेकिन उन कामों का हमें प्लानिंग्स में हो, हमारा प्लान हो कि हम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वो काम करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। मैं उसमें डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्यूचर बेसिकली समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने फ्यूचर को 2 टर्मिनोलॉजीज़ में, 2 अंदाज में, 2 कैटेगराइज करता हूँ, 2 हिस्सों में। फ्यूचर मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तौर पर एक टर्म दी है, ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि एक रियल फ्यूचर है, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, और एक फेक फ्यूचर है। रियल फ्यूचर वो है जो वाकई फ्यूचर है, जो भी आपके आने वाला वक्त है, जो हम कहते हैं कि जी अब सितंबर में, अक्टूबर में, या 2 साल बाद 2015 में, 2030 में आप जॉब कर रहे होंगे। मतलब कोई भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है, जो अभी वाकई आने वाला वक्त है, जो अभी कल परसों आने वाले वक्त हैं, वो सारे हमारे रियल फ्यूचर में कंसीडर किए जाएंगे। एक उसको टर्मिनोलॉजीज़ में मैं इसको टर्मिनोलॉजी बनाता हूँ, इसकी एक मैं कैटेगराइज करता हूँ एक और टर्म में, जिसको मैं कहता हूँ फेक फ्यूचर। मैं बार कह रहा हूँ कि ये कोई रियल डेफिनेशंस नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको मैं कैटेगराइज किया है ताकि समझ सकें कि फ्यूचर किस तरह वर्क करता है। एक फ्यूचर वो है जो फेक फ्यूचर लगता है हमें, मतलब प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर छुपा होता है। आज के वक्त में प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर छुपा होता है। सपोज दैट आज 24 जुलाई है,
और आज के दिन मैं जो चीज़ें जो मेरी नज़र से ओझल हैं, जिसको मैं नहीं जान सकता, मुझसे दूर कोई काम हो रहा होगा, तो उसके बारे में एक्सपेक्टेडली मैं एक प्लान के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, गैस वर्क के मुताबिक मैं कहूँगा कि हाँ ये काम वैसे हो रहा है। सपोज़ दैट मुझसे पूछा जाता है कि आपकी वालिद या आपकी वालदा इस वक्त क्या कर रही होंगी, तो मैं एक अपनी रूटीन देखता हूँ कि मेरी वालदा की इस वक्त ये रूटीन है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी वालदा इस वक्त सो रही होंगी, या मेरी वालदा इस वक्त टेलीविज़न देख रही होंगी, या मेरी वालदा इस वक्त मैगज़ीन पढ़ रही होंगी। तो वो काम जो मुझे एक्सपेक्टेड है, हालांकि वो प्रेजेंट के अंदर ही है, इसी वक्त सपोज़ दैट ये अब वक्त है शाम रात के 10 बज चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और 24 जुलाई है, तो एग्जैक्ट इसी वक्त 10 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन यहाँ पर। तो इसी वक्त मुझसे पूछा जाता है कि आपकी वालदा क्या कर रही हैं, तो मैं इसी 10 बजे के बारे में जो प्रेजेंट के अंदर है, लेकिन मैं एक मैं जानता नहीं हूँ, मेरी नज़रों से ओझल है वो, मैं एक गेस वर्क करूँगा, एक एक्सपेक्टेडली एक स्टेटमेंट जारी करूँगा। मैं कहूँगा कि वो टेलीविज़न देख रही होंगी या टेलीविज़न देखती होंगी, ठीक है। तो ये वो काम जो उनकी रूटीन कोशिश करूँगा, वो टेलीविज़न देखती होंगी, वो मैगज़ीन पढ़ती होंगी, वो खाना खाती होंगी, वो तमाम काम जो मौजूदा वक्त में भी आपकी नज़र से ओझल हों, जिसके बारे में आप गेस वक्त लगा सकते हो, वो भी फ्यूचर कहलाता है। तो फ्यूचर की दो कैटेगरीज़ हैं, एक वो फ्यूचर जो मौजूदा वक्त के अंदर छुपा हुआ होता है, और एक वो फ्यूचर जो रियल में फ्यूचर होता है। बहरहाल आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखते हैं, पहचान क्या है। एन एक्शन और एन एक्टिविटी, एन एक्शन और एन एक्टिविटी, एक ऐसा अमल, एक ऐसा सरगर्मी दैट इज़ एक्सपेक्टेडली, जो एक्सपेक्टेडली मतवक्के तौर पर, होपफुली उम्मीद के लिहाज से, गोइंग टू हैपन, गोइंग टू अकर, हो वाक़ वकूअ पज़ीर होने वाली हो, वाक़ होने वाली हो, इन कमिंग टाइम और फ्यूचर, आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में आने वाली हो। तो ऐसा काम, ऐसी सरगर्मी, ऐसी रूटीन जो हमारी प्लानिंग्स का हिस्सा हो, जो हमारे ख्वाब हों, जो हम प्लान कर रहे हो, हमें मतवक्के हो कि आने वाले वक्त में वो हम काम करेंगे, हमारी रूटीन का हिस्सा होगा। हम स्कूल जाया करेंगे, हम खाना खाया करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम होमवर्क करेंगे, हम कॉलेज जाया करेंगे। मैं सारे वो बातें, वो जो आपका मुस्तकबिल का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है, रूटीन का हिस्सा है, वो कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टिपिकली अगर हम बात करें एक ट्रेडिशनली जो हम उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में पहचान कहते हैं, वैसे मैं बेसिक इसके मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं हमेशा अपने लर्नर्स से कहता हूँ कि कभी भी आप कोशिश किया करें कि आप उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो कंडीशन है वह काम की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि काम किस कंडीशंस में हो रहा है, किस नौयत में, वक्त किस नौयत में हो रहा है, और उसको देखें कि इसमें किस नौयत में हो रहा है। आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में हमारी रूटीन वर्क, हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारे रूटीन होगी, हमारे जो काम करेंगे हम, उसको हम कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन क्योंकि एक रवायती तौर पर पढ़ाया जाता है, तो कह सकते हैं हम उर्दू फ़िकरात के आखिर में हमेशा गा, गे, गी वगैरह आता है। वो स्कूल जाएगा, हम खाना खाएंगे, वो हमारा इंतज़ार करेगा, दूध वाला दूध दे के जाएगा, स्कूल 15 सितंबर से खुल जाएंगे। ये सारी बातें जो गा, गे, गी एंड पर आता है, जिसकी आमतौर पे पहचान है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहचान से ज़्यादा आप फोकस करें डेफिनेशन पर, उस वक्त, उस काम की, उस एक्टिविटी की, उस एक्शन की नौयत के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, वो किस वक्त, किस कंडीशंस में वकूअ पज़ीर हो रहा है। तो आते ही हम, जब हमने पहचान देख ली, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर पता है कि कंप्लीट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पता ही आपको उर्दू में आते हैं, उनको हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश के अंदर। तो देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब लग सकता है विल या फिर शैल। अब विल, शैल, गा, गे, गी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में, इसमें तो हम विल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम शैल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। शैल ख़ास एक कंडीशन के तौर पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई काम को कंपल्सरी के लिए, ज़रूरी तौर पर कहा जाए कि ये काम आपने हर हाल में, नेसेसरी काम के लिए हम किसी को तज़किरा करना चाहें तो हम उसके लिए शैल का वर्ड यूज़ करते हैं आमतौर पर। लेकिन एज़ हेल्पिंग वर्ब इसको हम कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि इसको अगर इस्तेमाल कर भी लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 9th-10th मैट्रिकुलेशन के जो लर्नर्स हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा कि शैल का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि इस लेवल पे शैल का वर्ड यूज़ करना चाहिए आपको। तो विल का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? विल का इस्तेमाल होगा सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? वो नाउन के प्रोनाउंस होते हैं। नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन, कि शख्स, जगह, चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन, ऑल द वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, वो तमाम अल्फाज जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम। तो इसको हम तीन कैटेगराइज करते हैं, तीन हिस्सों में। आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को कहते हैं सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे
को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ये क्यों है, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया, ये एक पूरी डिटेल इसके ऊपर मैं 10th लेवल पर मेरा टॉपिक में एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वो आप लर्नर्स जाकर देख सकते हैं। नरेशन डायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन, उसका लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने पूरा काइंड ऑफ प्रोनाउंस एंड कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन पर मैंने पूरा लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, वो यूट्यूब पे मौजूद है। आप देखेंगे कि वो प्रोनाउन की 3 कैटेगरी क्यों है, किस तरह आपस में तकसीम की गई हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, मतलब यू, ही, शी, इट, दे, या कोई नाम आ जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाम आ जाए तो उसका हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और शैल का इस्तेमाल करेंगे, शैल इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ, आई के साथ, वी के साथ, मतलब मैं, हम, अपने ज़ात के लिए, मैं के लिए, या हम सब के लिए। तो हम आई के लिए, मैं के लिए, और हम के लिए, आई के वी के लिए हम यूज़ करते हैं शैल। मैं बता चुका हूँ, अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ पर आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन जो कि आई एंड वी हैं, जब भी सब्जेक्ट आई हो या वी हो हम शैल हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, यू या ही या शी या इट, दे या कोई नेम हो, तो हम फिर विल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हम वर्ब की, आपको पता है कि वर्ब की बेसिकली तो 6 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हम 4 फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो इसमें वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अब तक हमारे पास क्या हुआ जी, तरतीब का सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल या शैल में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे कंडीशनली। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक रिप्रेजेंट करता है। जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम हेल्पिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट आई वी होगा तो हम शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम होगा तो हम विल लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर जमा में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म का ही लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो भी होगा साइन फुल स्टॉप लगाएंगे या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। तो हम पहले सिंपल सेंटेंसेस करते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी 3 टेंसेस मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस बता चुके हूँ कि एक टेंस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। सपोज दैट फिक्रा है, वो गाय का दूध धोएगी। हमने फिक्रा देखा, वो गाय का दूध धोएगी, दूध गाय का हर रोज़ धोया जाता है, ये रूटीन का हिस्सा है। लेकिन हम एक्सपेक्टेडली हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, कि ऐसी रूटीन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में अभी वकूफ़ पज़ीर होगी। हम कहते हैं कि वो गाय का दूध धोएगी। सपोज आज रात का वक्त है, हम कहते हैं सुबह को वो गाय का दूध धोएगी, फ्यूचर पे बात कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक ये फ्यूचर में आने वाला काम एक रूटीन है। लेकिन अगर हम टिपिकली इसके मुताबिक देखें तो पहचान तो घी लगा हुआ एंड पर, तो पहचान लिया हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, वो कौन है, कोई मोनेस है, मतलब फीमेल है, तो हम लगाएंगे शी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया शी। शी के साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल से क्या लगाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं शी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, शी विल। अब दूध धोने की इंग्लिश होती है मिल्क, शी विल मिल्क द काउ, वो दूध धोएगी। ये हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, हम गपशप में मसरूफ़ होंगे। हमें मतवक्के है कि हम कल परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हम एक एक्सपेक्टेशंस है कि हम दोस्त बैठे होंगे या फैमिली बैठी होगी और हम गपशप में बिज़ी होंगे। तो एक मतवक्के काम है आने वाले वक्त के लिहाज से। अगर हम इसके मुताबिक देखें, पहचान तौर पर देखें, तब भी एंड पे गा, गे, गी, तो गे इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, हम इंग्लिश क्या होती है, वी। हमने यहाँ वी लगा दिया। अब वी से लगाते हैं हम शैल, तो वी शैल हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब शैल। अब आना है वर्ब क्या है, मसरूफ़ होना, बिजी होना। तो हम बिजी भी कर सकते हैं, इस तरह इंडल्ज, वी शैल इंडल्ज। अब हमने वर्ब भी लगाना ऑब्जेक्ट, किस में इंडल्ज होंगे, हमारा इंडल्ज होने का मकसद क्या होगा, गपशप करना। तो गपशप इसमें ऑब्जेक्ट है, तो लगा दिया, उसको इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप या गॉसिप्स, वी शैल इंडल्ज एंड गॉसिप। तो हम गपशप में मसरूफ़ होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज करेगा। डॉक्टर भी इलाज करना है, कल करना है, परसों करना है, हमें एक्सपेक्टेडली हमें पता है कि आने वाले वक्त में डॉक्टर मरीज़ का इलाज करेगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है,
उसमें रूटीन की डॉक्टर का काम है, उसकी रूटीन है इलाज करना, लेकिन वो इलाज भी मुस्तकबिल में करेगा। तो ये ऐसी रूटीन है जो फ्यूचर में आनी है। तो ये डेफिनेशन इस पर पूरी उतरती है। और अगर इसकी मतलब देखें तो डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा, एंड पर गा आ रहा है। तो क्या करेंगे, काम करने वाला इसमें सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मर क्या है, डॉक्टर है। द डॉक्टर आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, परफॉर्मर, फिक्र में काम करने वाला, तो डॉक्टर आ गया। अब डॉक्टर के साथ किसी ओहदे का नाम है तो हम पेशे का नाम है, हम लगाएंगे एनी नेम है तो लगाएंगे विल, द डॉक्टर विल। अब काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है इसके अंदर, इलाज करना, तो ट्रीट, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगेगी ट्रीट आ गई। किसका इलाज करना है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर इलाज करना है, जो मकसद इलाज करने का वो पेशेंट का है, तो पेशेंट इसमें ऑब्जेक्ट, द डॉक्टर विल ट्रीट द पेशेंट। तो ये हमारा फिक्रा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम जो 3 पार्ट रहते हैं, एक है नेगेटिव सेंटेंसेस, एक है इंट्रोगेटिव और एक कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। तो लर्नर्स, मैं आपको बता चुका था कि टेंस हम जो भी पढ़ रहे हो, वट एवर वी आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ टेंस, देर आर 4 types, 4 parts of a tense: simple tenses, simple sentences, negative sentences, interrogative and confirmative. If we want to make any sentence into negative, the way is very simple and the way is very common in all tenses. We always put not after helping verb. जब कभी भी हमने किसी सेंटेंस टेंस के अंदर किसी फिक्रे को नेगेटिव बनाना मकसूद हो हमारा, तो तरीका सबका एक है। टेंस को भी पढ़ रहे हो, हम प्रेजेंट पढ़ रहे हो, पास्ट पढ़ रहे हो, फ्यूचर पढ़ रहे हो, डेफिनेट पढ़ रहे हो, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, परफेक्ट पढ़ रहे हो, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, जो भी उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दे। लास्ट टेंस में पढ़ा था कि इसमें इज एम आर था तो इज के बाद नॉट लगा दिया था, एम के बाद आर के बाद, वाज वर्ब था तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था, विल भी शैल भी था तो विल नॉट भी शैल नॉट भी कर दिया था। आज अकेला विल शैल तो विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो फिक्रा है, मैं अपनी पुरानी कार नहीं फरोख्त करूँ